नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग पुली पर मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज मैंने जो प्रसंग पुली लिया हुआ है, पुली क्या होता है, इसके विषय में जानकारी दूंगा। इंजीनियरिंग व्यवसायों में शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न युक्तियों द्वारा पहुंचाया या पारेषित किया जाता है। पुली एक चक्के या पहिए किस्म की युक्ति है जो कि शाफ्ट के साथ की द्वारा जोड़ी जाती है। इंजीनियरिंग व्यवसायों में शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए पुली एक साधन है। पुली जो होती है वो दो चक्के नुमा आकृति होती हैं, जिसको एक को ड्राइवर तथा दूसरे को ड्रिवन कहते हैं। और ये ड्राइवर और ड्रिवन एक बेल्ट के द्वारा ड्राइव करते हैं, घूमते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक शक्ति को पारेषित करती हैं। जो शक्ति पारेषण है, आपको पुली बताने से पूर्व यह बताना आवश्यक है शक्ति या पावर ट्रांसमिशन किन किन युक्तियों के द्वारा किया जाता है। पहला तो आपका ये पुली है, दूसरा गियर है। गियर के द्वारा भी पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। तो आज जो मैंने प्रसंग पुली लिया है, पुली के द्वारा किस प्रकार से पावर ट्रांसमिशन होता है, पुली का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी जानकारी मैं प्रदान करूंगा। पुली के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व आपको यह मालूम होना चाहिए कि पुली किस धातु की बनी होनी चाहिए। पुली विभिन्न धातुओं की बनी होती हैं, जैसे कास्ट आयरन, रॉट आयरन तथा स्टील इत्यादि की पुली भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं। पुली की बनावट, पुली के मुख्यतः तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला रिम, यह पुली की बाहरी परिधि वाली सतह होती है। दूसरा हब, यह पुली का आंतरिक भाग होता है। आर्म, यह हब तथा रिम को जोड़ने का काम करता है। देखिए इस फिगर में हमने ये बताने का प्रयास किया है कि रिम देखिए पहले, ये आपको जो ये चक्के नुमा आकृति दिख रही है, इस आकृति में ये जो हिस्सा है ये आपका कहलाता है रिम। ठीक है, ये जो हिस्सा आपका है ये रिम कहलाता है। रिम के बाद ये आपका ये जो बीच का हिस्सा है ये हब कहलाएगा। और ये जो आपके दिख रहा है ये हिस्से, ये हिस्से आपके आर्म कहलाते हैं। ठीक है, ये जो पुली का मैंने फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर में इस पुली को का सेक्शन किया गया है। सेक्शन करके ये देखिए, इधर ये आपका ये रिम बना हुआ है, ये आर्म बनी हुई है, ये बीच का हिस्सा ये हब है। ठीक है, ये ऊपर साइड में ये जो आपको हल्का सा दिख रहा है, ये आपकी ये बेल्ट चढ़ी हुई है। ठीक, ये इधर की ओर आर्म का भी सेक्शन करके दिखाया गया है। आर्म किस तरीके की दिखेगी, ये आपको आर्म का सेक्शन भी करके इस जगह पे दिखाया गया है। इसके पश्चात जब आपको पुली का स्ट्रक्चर पता चल जाए तो आपको ये जानना आवश्यक है कि क्राउनिंग क्या होता है। पुली की बाहरी सतह पर
जो उथलापन होता है क्राउनिंग कहलाता है, जिसके कारण बेल्ट या पट्टा पुली की परिधि के केंद्र पर घर्षण करता हुआ कार्य करता है। यह क्राउनिंग बेल्ट को पुली से स्लिप होने से रोकता है। देखिए इस फिगर में ये आपको ये पुली का ये जो बाहरी हिस्सा ये दिख रहा है, ये उथलापन होता है। उथलापन का मतलब उभरा हुआ होता है, ठीक। तो जब उभरा हुआ होगा, इसके ऊपर जब बेल्ट चढ़ाई जाएगी तो ये बेल्ट जो है, इसके जो बेल्ट के कॉर्नर्स हैं, ये इसी उथलेपन के कारण इस पुली पे अच्छे ढंग से बैठ जाएंगे, कॉर्नर्स इसके चिपक जाएंगे, जिसके कारण ये जब पुली घूमेगी तो इस पे जो बेल्ट का है वो स्लिप नहीं होगी और बाहर की ओर नहीं निकलेगी। यदि मान लीजिए ये उथलापन ना हो, ना रखा जाए, तो उससे होगा क्या? उथलापन यदि किसी पुली में नहीं है तो बेल्ट स्लिप होगी, बार बार स्लिप होगी, इससे शक्ति की हानि होती है। इसलिए ये उथलापन होना आवश्यक है, जिससे जो बेल्ट की स्लिप हो रही है पुली पर से, वो स्लिप नहीं होगी। इसके पश्चात आता है क्रिपिंग। क्रिपिंग क्या है? जब एक पुली द्वारा दूसरी पुली को बेल्ट द्वारा चलाया जाता है तो ड्राइवर पुली के चलने पर ड्रिवन पुली को चलाने के लिए बेल्ट की ड्राइविंग दिशा में खिंचाव उत्पन्न होता है। इसे बेल्ट क्रिपिंग क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी जो दो पुलियां हैं, एक ड्रिवन पुली है, एक ड्राइवर पुली है, ठीक। तो जब ये ड्राइवर पुली ये आपकी ये चल रही है, पुली घूम रही है, ये इस दिशा में घूम रही है, तो जो ये घूम रही है इसके कारण ये जो बेल्ट चढ़ी हुई है इस पुली के ऊपर, इस पे खिंचाव उत्पन्न होगा गति के कारण। जब ये इस पे ये घूमेगा पुली तो इस पे खिंचाव उत्पन्न होगा। इस खिंचाव को ही हम क्रिपिंग कहते हैं। इसके पश्चात पुली के प्रकार आपको मालूम होने चाहिए। पुली कितने प्रकार की होगी? पहली जो पुली आपकी है वो सॉलिड कास्ट आयरन पुली। यह कास्ट आयरन की सॉलिड पुली होती है। इस पुली में आर्म के स्थान पर ठोस वेब द्वारा रिम तथा बॉस को जोड़ा जाता है। ये जो आपको हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया है पुली का, ये देखिए, ये इसका रिम है। कहने का मतलब है कि ये सॉलिड पुली जो है खुल नहीं सकती है, मतलब अलग अलग नहीं होती है, एक ही साथ ये बनी होती है। कास्ट आयरन की ये सॉलिड पुली कहलाती है। इस पुली में बाहरी हिस्से पर ये रिम है, ये इस बाहरी हिस्से पर बेल्ट चढ़ाई जाती है। ये बीच का हिस्सा ये आर्म है, ये देखिए आर्म है, आर्म का ये सेक्शन करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये बीच का हिस्सा ये आपका हब होता है। और ये आपको इससे पूर्व हमने बताया था कि ये बाहरी हिस्से पे उथलापन होता है। उथलापन के कारण या इसको क्राउनिंग कहते हैं। क्राउनिंग के कारण जो ये आपकी बेल्ट है, ये उसके ऊपर से पुली के ऊपर से स्लिप नहीं होती है और पावर ट्रांसमिशन अच्छा होता है। इसके बाद जो आपकी पुली आती है वो स्प्लिट पुली आती है। यह बड़े आकार की पुली होती है। इसमें पुलियों को दो भागों में बनाया जाता है और इनको रिम के अंदर की तरफ एक पट्टी लगाकर काउंटर संक बोल्ट या रिवेट द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। यह कास्ट आयरन की बनी होती है। इसका प्रयोग जब किसी शाफ्ट पर पूर्व में पुली चलाई जा रही हो और शाफ्ट पर सॉलिड पुली लगाना संभव ना हो, वहां पर स्प्लिट पुली का प्रयोग किया जाता है।
ये देखिए, आपको हमने ये फिगर दिखाया है कि स्प्लिट पुली किस तरीके की होगी। अलग अलग दो हिस्से में देखिए ये स्प्लिट पुली आपकी बनी हुई है। ये नट बोल्ट की सहायता से जोड़ा गया है। ये देखिए नट बोल्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये इनकी सहायता से ये जोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो और स्ट्रक्चर इसका जैसे पुली का होता है, ये रिम बना हुआ है, ये आर्म है, ये बीच का हिस्सा, ये हब है, ये इसमें से ये सॉफ्ट लगा हुआ है और ये की सहायता से जोड़ा गया है। बस अंतर सॉलिड पुली और स्प्लिट पुली में ये है कि ये दो भागों में अलग अलग होती है। इसके पश्चात मैंने एक आपको फिगर ये असेंबली इसकी दिखा दी है कि किस तरीके से ये आपकी स्प्लिट पुली में कैसे आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आर्म है, ये इसके बाहरी हिस्सा है, रिम जिसको कहते हैं, इसी के ऊपर बेल्ट चलेगी। ये आपके नट बोल्ट लगे हुए हैं दो हिस्सों में। ये नट बोल्ट की सहायता से इस पुली को जोड़ा गया है। फिर जो आपकी पुली आएगी फास्ट एंड लूज पुली। जब एक पुली को शाफ्ट के साथ की द्वारा मजबूती से जोड़कर चलाया जाता है तो उसे फास्ट अथवा शाफ्ट पुली कहते हैं। जबकि इसी पुली के साथ जब दूसरी पुली को शाफ्ट के साथ स्वतंत्र रूप से घूमने वाली पुली के हब के अंदर एक गनमेटल की बुश लगी होती है तो यह पुली लूज पुली कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर में ये आपका फास्ट और लूज पुली का ये फिगर हमने बना करके लगाया है। इसमें देखिए ये दो पुली आपकी लगी हुई हैं। ये पुली की के द्वारा मजबूती से जोड़ लगाई जाती हैं। एक पुली जो आपकी लगी है ये फास्ट पुली शाफ्ट या शाफ्ट पुली कहते हैं, और दूसरी पुली जो स्वतंत्र रूप से घूमने वाली पुली हब के अंदर एक गनमेटल के बुश लगा करके लगाई जाती है वो लूज पुली कहलाती है। इसीलिए इस पुली का नाम फास्ट एंड लूज पुली रखा गया है। इसके पश्चात आपका ये स्टेप्ड पुली है। ये स्टेप्ड पुली, शेप पुली अलग अलग व्यवसायों अलग अलग व्यासों की पुलियों को एक साथ कई बेल्ट चढ़ाकर इसका अलग अलग गति प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः मुख्य शाफ्ट की स्थिर गति को दूसरी शाफ्ट पर अलग अलग गति पर घुमाने के लिए स्टेप पुली का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको ये स्टेप पुली बना करके दिखाई है। ये देखिए स्टेप में ये चक्के नुमा आकृति बनी होती है। इन आकृतियों, ये जो चक्के नुमा आकृति है, इन्हीं में ही बीच में ये बेल्ट लगा करके आपके जो ये बेल्ट जो हैं अलग अलग पुलियों को चलाया जा सकता है। ये आइसोमेट्रिक में आपका ये पुली का फिगर, स्टेप पुली का फिगर बना हुआ है, और नीचे ये आपको हमने ऑर्थोग्राफिक में ये फिगर बना करके दिखाया है कि किस तरीके से कितने डायमेंशन में ये पुलियां बनाई जाती हैं, स्टेप करके पुली बनती है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। इसके बाद आपकी आती है वी बेल्ट पुली। इस पुली के रिम पर वी बेल्ट चलाने के लिए एक वी आकृति की झिर्री बनी होती है। वी बेल्ट रबर तथा जूट तथा फाइबर के द्वारा बनाई जाती है। जब ड्रिवन तथा ड्राइविंग शाफ्ट के बीच दूरी कम होगी तो इस पुली का प्रयोग शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ड्रिवन पुली और ड्राइवर पुली के बीच में जब दूरी कम होगी, नजदीक नजदीक शाफ्ट होंगे,
वहां पे यदि हमें ये पावर ट्रांसमिट करनी है तो वी बेल्ट पुली का प्रयोग किया जाएगा। वी बेल्ट पुली में देखिए ये बीच में ग्रूव टाइप का ये कटा होता है वी आकृति का, इसी में ही वी बेल्ट जो होती है वो इंसर्ट की जाती है, चढ़ाई जाती है और इस प्रकार ये एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक पावर ट्रांसमिट करी जाती है। फिर आपकी आती है रोप पुली। इस पुली में रस्सी के गोलाकार क्रॉस सेक्शन में एक ग्रुप रस्सी चलाने के लिए बना होता है। ये देखिए बीच में ये जो आपकी ये पुली लगी हुई है ये ग्रुप टाइप का बना हुआ है, इस पे रस्सी लगाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रोप पुली पड़ा। फिर आपकी आती है जॉकी पुली। यह एक प्रकार की लूज पुली होती है। इसके बेल्ट को स्वचालित ढंग से टाइट रखा जाता है। जहां पर केंद्र की कम दूरी हो, कम दूरी को दूर नहीं किया जा सकता है, वहां पर इस प्रकार की पुलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट और दूसरे शाफ्ट के बीच में दूरी ज्यादा है, ड्रिवेन पुली और ड्राइवर पुली के बीच में, तो बेल्ट जब हम लगाएंगे तो वो घूमेगी तो, लेकिन उसके बीच में ये तनाव कम रहेगा। इस तनाव को उत्पन्न करने के लिए हम बीच में एक छोटी पुली लगा देते हैं। इसी युक्ति को इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो स्ट्रक्चर आपका ये जो आप ये पुली लगा रहे हैं बीच में, ये जॉकी पुली कहलाती है। जॉकी पुली लगाने से इसमें जो बेल्ट ढीली होने के कारण या बीच में गैप होने के कारण, दो पुलियों के बीच में गैप होने के कारण जो पावर का हास होता है वो पावर का हास नहीं होने पाता है और ये बहुत स्मूथली चलती है। इसके पश्चात पुलियों का वेगानुपात किस प्रकार से रखा जाएगा, क्या होगा। माना ड्राइवर पुली का व्यास D1 और ड्रिवन पुली का व्यास D2 है। ड्राइवर पुली की स्पीड या चक्र प्रति मिनट N1 और ड्रिवन पुली की स्पीड या चक्र प्रति मिनट N2 है। तो जो इसका फार्मूला बनेगा, पुलियों का वेगानुपात का फार्मूला जो बनेगा वो ये है D1 बटे D2 बराबर N2 बटे N1। इस फार्मूले के द्वारा ही हम किन्हीं दो पुलियों को शाफ्ट में लगा सकते हैं और उससे उचित गति प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका बेल्ट टेंशन क्या है। बेल्ट ड्राइव में जब पुलियों को घुमाया जाता है तो ड्राइवर पुली के संपर्क में बेल्ट खिंचती है और ड्रिवन पुली पर बेल्ट छोटा होने का प्रयत्न करती है, जिससे बेल्ट की ऊपरी साइड ढीली हो जाती है, स्लैक साइड कहते हैं, और निचली साइड टाइट हो जाती है, जिसे टेंशन साइड कहते हैं। तो इसीलिए ये देखिए इस फिगर में हमने इसको दर्शाने का भी प्रयास किया है। ये देखिए ऊपर की साइड बेल्ट जो चलनी चाहिए थी दो पुलियों के बीच में वो इस तरीके से चलनी चाहिए थी, परंतु जो ये बेल्ट चलने से जो ये पुली घूम रही हैं उन घूमने से ये जो बेल्ट में क्या होता है, ऊपरी हिस्सा हल्का सा ढीला होता है और निचले हिस्से में तनाव उत्पन्न होता है। यही बेल्ट का टेंशन कहलाता है। ठीक है, ये बेल्ट का टेंशन होता है, जिसके कारण ये कहा जाता है बेल्ट ड्राइव में जब पुलियों को घुमाया जाता है तो ड्राइवर पुली के संपर्क से बेल्ट खींचती है और ड्रिवन पुली पर
बेल्ट छोटा होने का प्रयत्न करती है, जिससे बेल्ट की ऊपरी साइड ढीली हो जाती है, जिसे स्लैक साइड कहते हैं, और निचली साइड टाइट हो जाती है, जिसे टेंशन साइड कहते हैं। बेल्ट के टेंशन के प्रभाव। बेल्ट में अगर टेंशन है, टेंशन के कारण क्या होता है, तो पहला पॉइंट है, बेल्ट में अधिक तनाव होने से बेल्ट तथा बेयरिंग दोनों का जीवन काल घटता है। ये इसलिए होता है कि अधिक तनाव होगा तो उसमें घर्षण होगा, घर्षण के कारण बेयरिंग में खराबी आ जाएगी और उसका बीच में ही या जल्दी जल्दी उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, बेल्ट में कम तनाव होने से बेल्ट ढीली चलती है, जिससे स्लिप का दोष बढ़ता है और पुलियों का वेगानुपात घट जाता है व पावर की हानि होती है। मैंने पूर्व में ही बताया था कि एक तो कारण ये था कि अगर आपके पुली में क्राउनिंग नहीं है तो बेल्ट स्लिप होगी और उससे पावर का ह्रास होगा। दूसरा कारण ये आपका हो गया कि बेल्ट में कम तनाव होने से बेल्ट ढीली चलती है, जिससे स्लिप का दोष बढ़ता है और पुलियों का वेगानुपात घट जाता है व पावर की हानि होती है। तो इस प्रकार से जैसे बेल्ट में टेंशन के कारण आपका जो बेयरिंग या बेल्ट की जीवन काल जो है वो घटता है, बेयरिंग खराब होगी या बेल्ट खराब हो जाएगी। और यदि आपका बेल्ट ढीली रहेगी तो उससे स्लिप का दोष बढ़ता है, मतलब पुली के ऊपर से बेल्ट स्लिप होगी और पुलियों का वेगानुपात घट जाएगा, मतलब जिस वेग से पुली को घूमना चाहिए था उस वेग से पुली नहीं घूम पाएगी और पावर का ट्रांसमिशन कायदे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब होगा कि पावर की हानि हो रही है या जो पावर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट कर रहे हैं या पहुंचा रहे हैं, वो पावर ट्रांसमिशन आपका व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाएगा, जिससे ये आपको ये होगा कि जो आप एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे आपका पावर का ह्रास होगा और पावर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में पावर का अत्यधिक लॉस होने लगेगा। तो इस प्रकार आज जो मैंने आपको पुली के विषय में जानकारी दी कि पुली किस प्रकार की होती है, पुली किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है पुली का, बाहरी हिस्से को रिम कहते हैं, एक आर्म होती है और एक हब होता है। हब को की सहायता से, इस पुली को की सहायता से जोड़ा जाता है। फिर पुली की धातु, पुली किन धातुओं की बनी होगी, ठीक है। फिर पुली की बनावट, पुली की बनावट आपकी किस प्रकार की होगी, पुली आपकी जो है जो उसका रिम होगा वो किस प्रकार का होगा। पुली के रिम को हल्का सा उथलापन लेकर के बनाया जाता है। इसके कारण इससे फायदा क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर उथला हुआ होगा तो जो बेल्ट होती है वो बार बार स्लिप नहीं होगी, जिससे पावर का ह्रास नहीं होगा, जिससे ये पावर ट्रांसमिशन एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट के मध्य अच्छा होगा और ये आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। फिर मैंने आपको पुलियों के प्रकार बताए, पुली कितने प्रकार की होती है, पुली सॉलिड पुली, स्प्लिट पुली, लूज एंड फास्ट पुली। इस प्रकार से आपको मैंने पुलियों के विषय में जानकारी दी कि सॉलिड पुली एक ही पुली होती है जिसमें एक ही साथ उसको कास्टिंग करके बनाया जाता है। स्प्लिट पुली दो भागों में होती है जिसको नट बोल्ट की सहायता से जोड़ करके बनाया जाता है। फिर पुलियों के वेगानुपात बताया। इस फार्मूले के द्वारा ही आप एक
ड्रिवन पुली और ड्राइवर पुली के मध्य में दूरी को उचित दूरी रखते हुए इनको लगा सकते हैं। कि इसको लगाने के लिए आपको सर्वप्रथम ये ज्ञात होना चाहिए कि दो शाफ्टों के मध्य क्या दूरी है और कितनी संख्या में आपको ये पुली लगानी है। उसका कैलकुलेशन आप इन फार्मूले के द्वारा कर सकते हैं। फिर बेल्ट का टेंशन, बेल्ट के टेंशन के कारण आपका बेल्ट की जो आपकी पुली घूमती है तो ऊपरी जो बेल्ट का हिस्सा होगा, जो ऊपर का हिस्सा होगा, उस मूवमेंट के कारण ऊपरी हिस्सा नीचे की ओर हल्का सा ढीला होगा, जिससे यह होगा कि निचले हिस्से पे तनाव आएगा। इसे बेल्ट का टेंशन कहते हैं। फिर बेल्ट के टेंशन का प्रभाव क्या होगा? बेल्ट के टेंशन के प्रभाव के कारण जो आपकी बेल्ट है वो पुली के ऊपर से स्लिप हो सकती है, या उस पे पुली जो है, पुली में जो बेरिंग लगी हुई हैं वो बेरिंग घर्षण के कारण घिस जाएंगी और उन्हें बार बार बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार संपूर्ण रूप से आपने ये जानकारी प्राप्त की कि पुली एक प्रकार का चक्की नुमा आकृति होती है, जिसमें एक आर्म होता है, ऊपरी हिस्सा रिम होता है और बीच में हब होता है। आर्म उथलापन होता है। आर्म में उथलेपन का मतलब होता है हल्का सा उभरा होगा। इस उभरे हुए हिस्से पे बेल्ट आपकी अच्छे से बैठ जाएगी, जिससे पावर का जो ट्रांसमिशन है वो अच्छा होगा। और यदि मान लीजिए ये उथलापन खराब हो जाए किसी भी पुली में तो क्या होगा? अगर ये उथलापन आपका खराब हो जाए, घिस जाए, काम करते करते हो जाता है कि ऊपरी हिस्सा घिस जाता है, तो बेल्ट आपकी स्लिप होगी, बार बार स्लिप होगी, जिसके कारण आपका जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पावर ट्रांसमिशन में हास होगा और अच्छी प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा और आपके कार्य में बाधा आएगी। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, बीच बीच में ये चेक करते रहना चाहिए कि पुली में उथलापन तो नहीं घिस गया है, और यदि घिस गया है तो उसका उपचार करना चाहिए। और बेल्ट के टेंशन के प्रभाव को भी चेक करते रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेल्ट में टेंशन ज़्यादा हो जिससे आपके बेरिंग या बेल्ट खराब हो जाए। और बेल्ट अगर खराब हो गई तो ये मानिए आपको बेल्ट बदलनी ही है, या बेल्ट ज़्यादा टेंशन के कारण कभी कभी टूट भी जाती हैं। तो ये सब आपको सावधानियां बरतनी होती हैं। तो ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि उस पुली में आपको टेंशन का भी विशेष ध्यान देना है, और उस पे जो आपकी क्राउनिंग है वो क्राउनिंग को भी समय समय पर चेक करते रहना होता है कि वो घिसने ना पाए और खराब ना हो। तो ये जो आज मैंने आपको पुली के विषय में जानकारी दी, ये मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन जीएल टमटा, धनपत राय एंड सन्स से लिया गया है कंटेंट, और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल प्रीतम ठाकुर द्वारा लिखी गई बुक्स से लिया गया है, तथा वेबसाइट bharatskill.gov.in से कंटेंट लिया गया है, और विकिपीडिया से आपका ये कंटेंट लिया गया है। ये सब मिला करके हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा और पुली से संबंधित उचित जानकारी देने का प्रयास किया कि पुली का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा, टेंशन होगा तो क्या होगा, ये सब जानकारी आपके लिए मैंने बताने का प्रयास किया। इसके पश्चात भी यदि आपको कोई जिज्ञासा है तो आप इन बुक्स पे और इन साइट्स पे जा कर के इसके विषय में और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको जो बताया, आज मैंने पुली पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है कि यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।